एपिसोड 5 स्टोरी ऑफ मर्डर मिस्ट्री। राज ने उस आदमी से कहा कि कौन हो तुम और तुम्हें क्या मदद चाहिए। तभी वह आदमी कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम कविंद्र कुमार है और हमारा गांव जगतपुर है। उसमें हमारा एक बहुत बड़ा 3 मंजिला मकान है जिसमें 20 कमरे हैं और कुछ गलियारे भी हैं। एक बड़ा सा स्टोर रूम भी है जिसमें कई पुश्तैनी और काफी पुराना सामान हमने उसमें रखा होता है। पिछले दिनों हमारे दादाजी की एक महत्वपूर्ण तस्वीर जो उन्होंने खुद बनाई थी, मैंने एक सुरक्षित जगह पर रखी थी, वहां से गायब है और मेरे नौकर सोहन का भी खून हो गया है। और वो बहुत कीमती तस्वीर है, उसके पीछे एक खजाने का रहस्य लिखा है और भी इस मकान के राज छुपे हैं उस तस्वीर की लिखावट में, लेकिन वो लिखावट पता नहीं किस भाषा में लिखी है। मेरे दादाजी ने मरते समय मुझसे कहा था कि ये तस्वीर अपने मकान में एक सुरक्षित जगह पर रखना ताकि कोई इसको देख न पाए और खजाने का राज किसी को पता न चल सके। आप चलिए उस तस्वीर को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए और प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख लीजिए। तब राज एफआईआर लिख लेता है और कहता है कि विजय, इनकी कार में हम इनके गांव शाम को चलेंगे और आगे की तफ्तीश करके उस चोर और कातिल को पकड़ लेंगे। फिर शाम को राज, विजय और कविंद्र कुमार तीनों कार में जगतपुर की ओर निकल पड़ते हैं और 1 घंटे के बाद वो लोग गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते ही वो सिविल ड्रेस में होते हैं तो किसी को कोई शक नहीं होता। फिर कविंद्र कुमार उनके रहने की तीसरी मंजिल के बड़े से हाल में कर देता है और उनको कहता है कि आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। तब राज और विजय फ्रेश हो जाते हैं और फिर कविंद्र कुमार का नौकर उनके लिए चाय लेकर आता है और उनको कहता है कि नाम है मेरा पदम, मुझे कोई दिमाग से हरा दे, किसी में नहीं है उतना दम। खाना खाता हूँ मैं ज्यादा और पानी पीता हूँ कम, कभी हार नहीं मानता हूँ चाहे कितना भी बड़ा आ जाए गम। राज ने कहा, वाह पदम, तुम तो कलाकार और जानकार आदमी मालूम होते हो। उसने अपनी तारीफ सुनकर कहा कि पूरे मकान की सारी खबर मैं रखता हूँ। पदम नाम है मेरा, सबकी हरकतों पे नजर रखता हूँ। राज ने कहा, अरे वाह, कमाल के आदमी मालूम पड़ते हो। तब विजय ने कहा कि आज डिनर में क्या बनाओगे खाने के लिए। तभी पदम कहता है, अ से आलू दम, बी से बैंगन का भरता, सी से चटनी पुदीना की, डी से दाल मखनी, ए से एक प्लेट सैलेड, एफ से फ्राई भिंडी प्याजा, जी से गोभी की सब्जी, एच से हलवा, आई से आइसक्रीम, जे से जाबादास्त बिरयानी, के से कढ़ाई पनीर, एल से लेमन सोडा, एम से मैंगो शेक, एन से नान तंदूरी, ओ से ऑरेंज जूस स्पेशल, पी से पूरी छोले, क्यू से क्विक लौकी सब्जी, आर से रायता बूंदी वाला, एस से शिमला मिर्च के कोफ्त, टी से तंदूरी चिकन, यू से अम्ब्रेला मशरूम की सब्जी, वी से वेरी स्पेशल खीर, डब्ल्यू से वंडरफुल लाल मीठे चावल, एक्स से एक्सप्रेस मटन कोरमा, वाई से योगर्ट, जेड से जबरदस्त दाल चावल। अब बताओ कि आप ए से जेड में कौन सी डिश खाना पसंद करेंगे। राज और विजय ने कहा कि पदम, तुम तो कमाल के आदमी हो, हमें तुम कुछ भी अच्छा सा खिला दो बस। तब पदम कहता है कि नाउ आई एम गोइंग टू किचन एंड आफ्टर 1 hour लेटर आई सर्व डिनर टू बोथ ऑफ यू। उसके बाद विजय कहता है कि सर, ये तो बहुत ही तेज और समझदार आदमी है और इसको तो इंग्लिश का भी अच्छा ज्ञान है। राज कहता है कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम विजय, ये काफी जानकारी रखने वाला और मजाकिया इंसान लग रहा है। 1 घंटे के बाद पदम उनको लेकर नीचे डाइनिंग टेबल पर ले आता है और उन्हें सबसे परिचय कराता है। तब पदम कहता है कि ये है कविंद्र जी, उनके बगल में उनकी वाइफ कमला, उनके बगल में उनके दोनों बच्चे हैं सोनू और मोनू। फिर ये है कविंद्र जी के छोटे भाई जितेंद्र जी, उनके बगल में है उनकी वाइफ सरला और फिर उनकी बेटी सरिता। मुझसे तो आप मिल ही चुके हैं, अब आप लोग खाना खाए आराम से, मैं किचन में जा रहा हूँ। तभी राज सबसे छोटे मोटे सवाल करता है और फिर राज और विजय दोनों ऊपर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि ये पुलिस वाले हैं, ये बात कविंद्र जी के मुंह से इनका परिचय कराते हुए निकली थी। विजय कहता है कि सर, इनको तो पता चल ही गया है कि हम पुलिस वाले हैं। अरे कोई बात नहीं है, मैं ये सोच रहा था कि ये राहुल को हम एक बड़ा जासूस बना देंगे और छोटे काफी केस उसको मिल सकते हैं और वो अपना अलग तफसीस कर अपनी अच्छी खासी कमाई कर सकता है और एक दिन देश के टॉप डिटेक्टिव्स में उसका नाम होगा। हमारे साथ रहकर उसका कोई खास फ्यूचर नहीं है। तभी उन्हें गलियारे में किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और चुपके से दरवाजा खोलकर जिधर से आवाज आ रही थी उधर को चल दिए। फिर उस चलने की आवाज में पायल के छनकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी विजय कहता है, सर ये कोई औरत है क्योंकि पायल के छनकने की आवाज आई थी। राज कहता है कि धीरे बोलो विजय, कहीं वह भाग ना जाए। तब विजय कहता है, ओके सर, आप सही कह रहे हैं, हमें चुपचाप इसका पीछा करना चाहिए।
ये स्टोर रूम में गई है सर, हम भी स्टोर रूम में चलते हैं। फिर वो स्टोर रूम में पहुंच गए। फिर राज ने टॉर्च फ्लैशलाइट की रोशनी करी तो स्टोर रूम के अंदर एक महिला कंबल ओढ़कर कुछ ढूंढ रही थी। तभी राज ने उसके चेहरे पर टॉर्च फ्लैशलाइट की रोशनी की तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने उसको देखा और फिर राज ने कहा कि अरे कमला जी, आप यहाँ इस रात को क्या कर रही हैं? तभी कमला घबरा जाती है और कहती है कि मैं तो बस यूं ही थोड़ा हवा खाने के लिए निकली थी। कमरे में लाइट कट जाने के कारण काफी गर्मी हो रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा ऊपर नीचे टहल कर आती हूँ, और यह कहकर वो वापस अपने कमरे में लौट जाती है। राज और विजय स्टोर रूम में जाते हैं और तस्वीर ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर फ्लैशलाइट की रोशनी में ज्यादा साफ न दिखने के कारण वो वापस अपने कमरे में लौट आते हैं। राज कहता है कि विजय, हम दोनों कल नाश्ता करने के बाद उस स्टोर रूम की तलाशी लेंगे, तब देखते हैं कि कोई सुराग मिलता है कि नहीं। विजय कहता है कि ठीक है सर, अब रात बहुत हो गई है, हम दोनों सो जाते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह पदम उनके दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है कि सर जी ले लो हमसे मॉर्निंग सूर्यास्त की हेलो हैंड वेविंग है, और उठ जाओ जल्दी, देखो पदम तुम्हारे लिए लाया है चाय। विजय कहता है कि पदम जी, आप टू महान हो, प्यो बिल्डिंग कार्यालय की इमारत की शान हो, सब लोगों की दिलों की धड़कन और सबके प्राण हो। तब पदम कहता है कि धन्यवाद जी, अब मैं जाता हूँ रसोई घर और आप लोग नाश्ता करने आ जाओ नहाकर। फिर वो लोग नहा धोकर नाश्ता करने चले जाते हैं और नाश्ता खत्म करके वो चुपके से उस स्टोर रूम में दाखिल होते हैं। वहां वे देखते हैं कि उस स्टोर रूम में पुराने कागजात, पुरानी फाइलें और काफी पुरानी चीजें धूल से सनी हैं। तभी उन्हें एक कोने में एक छोटी डायरी मिलती है। उसको विजय अपने पास रख लेता है। फिर वो उस स्टोर रूम से अपने कमरे की ओर आ जाते हैं। राज कमरे में उस डायरी को खोलता है तो उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन ये जानकारी मिली कि जो पेंटिंग कविंद्र के दादाजी ने बनाई, वह पेंटिंग को खरीदने की एक जर्मन टूरिस्ट ने 10 लाख देने की बात कही थी। वो पेंटिंग ही अद्भुत थी। वो एक विस्मयकारी और खूबसूरत पेंटिंग थी, उसे कौन अपने पास नहीं रखना चाहेगा। तब तक पदम आ चुका था। वो कहता है कि मैं कभी नहीं बोलता हूँ झूठ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सच। चलिए बहुत देर हो गई है, अब कर लीजिए आप दोनों लंच। राज कहता है कि पदम, तुम हमें सुनाते हो अजब गजब शायरी, और तुम चलो हम 5 मिनट में आते हैं, पढ़कर ये डायरी। पदम कहता है अभी तो मैं चलता हूँ और डाइनिंग टेबल पर आपको मिलता हूँ। तब विजय कहता है कि तुम रखो हमारा लंच, हम अभी आते हैं, डोंट वरी, हमें टाइम नहीं लगेगा मच। तब वो लोग लंच करने चले जाते हैं और लंच करने के बाद वो कमरे में चले जाते हैं और फिर उन्हें नींद आ जाती है और उन्हें उठाने रात को आता है पदम। वह कहता है कि उठो हुजूर, आपको उठाने आ चुका है पदम, जिसने नीचे से ऊपर चढ़ने में नाप दिए बहुत सारे कदम। राज घड़ी देखता है तो रात के 9 बज चुके थे और वह पदम को कहता है तुम चलो हम आते हैं। फिर वो दोनों तैयार होकर नीचे खाना खाने चले जाते हैं। फिर वो खाना खाकर अपने कमरे में आते हैं और गपशप लगा रहे होते हैं। तभी फिर गलियारे में किसी के चलने की और एक बार खांसने की आवाज हुई। दोनों सचेत हुए और कमरे की लाइट बंद कर दी और फिर उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जिसने सफेद चादर ओढ़ रखी थी और वो स्टोर रूम में घुस गया। राज और विजय भी उसके पीछे स्टोर रूम में घुसे और एक जगह छुपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि वो टॉर्च फ्लैशलाइट की लाइट में कुछ तलाश रहा है, मगर 30 मिनट उसने छानबीन करी पर उसे कुछ न मिला। तब जैसे ही वह पीछे मुड़ा, विजय ने उसके चेहरे पर टॉर्च फ्लैशलाइट जला दी। तब उन्होंने देखा कि ये तो कविंद्र जी के छोटे भाई जितेंद्र हैं। राज ने कहा कि जितेंद्र, आप यहाँ इतनी रात को क्या ढूंढ रहे हैं? जितेंद्र थोड़ा डरते हुए बोला कि कुछ नहीं, मैं तो आप लोगों की मदद कर रहा था, उस तस्वीर चोर और कातिल को पकड़ने के लिए सुराग तलाश रहा था। तब जितेंद्र इतना कहते हुए वहां से चला जाता है। राज उसकी तरफ गौर से देख रहा था जब वो उत्तर दे रहा था। राज ने फिर विजय से कहा कि मुझे लगता है कि ये भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं और सब उस तस्वीर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह तस्वीर को बेचकर पैसे खुद के पास रखे जाएं। विजय ने कहा कि सही कह रहे हैं आप सर, मुझे भी ये सब अजीब लोग लग रहे हैं, सबके चेहरे देखने पर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ न कुछ हमसे छुपा रहे हैं। राज कहता है कि कल कातिल का और तस्वीर चोर का पता चल जाएगा। फिर सुबह सब नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो राज कहता है कि हमें पता चल गया है कि तस्वीर चोर और नौकर सोहन का कातिल कौन है। उनके सुराग स्टोर रूम में हमने एक सुरक्षित जगह पर रखे हैं और रात को डिनर के समय यही नाश्ते की टेबल पर मैं बताऊंगा कि कौन है वो मुजरिम। अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं, तैयार रहिएगा मुजरिम का नाम जानने के लिए। तो फिर मिलते हैं आप सब से रात के 9 बजे। फिर वो सब चले जाते हैं। विजय कहता है कि सर, आपने उन लोगों से झूठ क्यों बोला कि हमें मुजरिम के बारे में पता चल गया है? राज ने कहा कि विजय, वही एक चाल थी मुजरिम को अपने जाल में फंसाने के लिए।
इससे क्या होगा कि जो मुजरिम होगा वो सुराग जो हमने कहा कि स्टोर रूम में रखा है को ढूंढने जाएगा, तब हम उसे पकड़ लेंगे। विजय ने कहा कि ग्रेट सर, व्हाट गेम बुलेस आई प्लेड बाय यू। फिर रात के 8 बजे के करीब गलियारे से किसी के चलने की आवाज आई तो इन्होंने देखा कि एक आदमी काला शाल ओढ़कर स्टोर रूम में जा रहा है। फिर इन्होंने उसका पीछा किया और स्टोर रूम में उसे धर दबोचा। जब उसके चेहरे से नकाब हटाया तो उसको देखकर उनके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, वो थे कविंद्र कुमार। फिर उसको पकड़कर राज और विजय अपने कमरे में ले गए और उसका बयान लेने लगे। उसने बताया कि वो तस्वीर मैंने उस जर्मन टूरिस्ट को 10 लाख रु में चुपचाप बेची जिसे सोहन ने देख लिया था। वो मुझसे 5 लाख की डिमांड करने लगा। फिर मैंने एक दिन उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मार डाला और मैंने जो आपको शुरू में बताया था वो झूठ था। तब विजय कहता है कि सर 9 बज गए, नीचे इंतजार हो रहा होगा। तब तीनों नीचे आते हैं और कविंद्र एक बार फिर सबके सामने अपने जुर्म का इजहार करता है, जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब राज कहता है कि ये है असली मुजरिम जिन्होंने तस्वीर को गायब करके और बेचकर खुद 10 लाख रु रख लिए और नौकर सोहन का कत्ल भी कर दिया। फिर सुबह राज और विजय मुजरिम कविंद्र को लेकर थाने आ जाते हैं और उसको लॉकअप क्लोज लॉक में डाल दिया जाता है। तभी हरि सिंह ने कहा कि सर आपके लिए एक चिट्ठी आई है। हरि सिंह ने एक चिट्ठी लाकर राज को थमा दी और फिर राज ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसमें दानीपुर में आज ही एक संपत्ति को हड़पने के लिए उसके मालिक राज बाबू का कत्ल और फिर कातिल का ना पकड़ा जाना है लिखा था। तभी राज को एक कॉल आती है और वह डीएसपी साहब की होती है, जिसमें वह कहते हैं कि राज तुम्हें दानीपुर गांव के एक मर्डर केस को सुलझाने का जिम्मा सौंपा जाता है, तुम आज ही वहां पहुंचो और उस केस पर काम शुरू कर दो। तब राज कहता है कि ओके सर, मैं आज ही निकलता हूँ। फिर राज और विजय दानीपुर गांव पहुंचते हैं और उस गांव के प्रधान सुशील जी से मिलते हैं। तब सुशील जी बताते हैं कि सर, ये हमारे गांव के रसूखदार व्यक्ति राज बाबू के मर्डर केस का मामला है। इसमें उनके ही किसी रिश्तेदार के उनकी संपत्ति हड़पने के लिए मर्डर करने की बात सुनने में आ रही है। उनके 2 बेटे पवन और सुमन हैं, जबकि एक बेटी शोभा है। सभी शादीशुदा हैं। पवन की पत्नी का नाम पूर्वी है, जबकि सुमन की पत्नी का नाम सुरभि है, जबकि शोभा के पति का नाम शैलेश है और ये सब एक साथ राज बाबू की हवेली में ही रहते हैं। फिर वो आगे कहता है कि ये सब कामचोर और आलसी लोग हैं और सिर्फ बैठकर राज बाबू की संपत्ति को उड़ा रहे हैं। तब राज कहता है कि इनके बाल बच्चे कितने हैं। सुशील जी बताते हैं कि पवन और सुमन की तो कोई संतान नहीं है, लेकिन शोभा का एक लड़का है 20 साल का रमन, जो कि शहर में कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। विजय ने कहा कि ये सब लालची लोग हैं और शायद इनमें से ही किसी ने राज बाबू का मर्डर कर दिया है। राज ने कहा कि वो तो अभी नहीं बता सकते, तफ्तीश करने के बाद ही पता चलेगा कि असली कातिल कौन है। सुशील ने कहा, जी सर, आप सही कह रहे हैं और हाँ सर, हमारे सहयोग की जहां पर जरूरत पड़े हमें याद कर लीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। फिर इतना कहते ही सुशील वहां से चले गए। राज और विजय ने राज बाबू की लाश को कब्जे में लिया और उसकी तस्वीर खींची। फिर अहम सुराग ढूंढने की कोशिश की और फिर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। राज ने पवन, सुमन और शोभा से कुछ सवालात किए और फिर हवेली का एक थोड़ी देर का औचक निरीक्षण किया और कुछ अहम जानकारी जुटाकर वहां से थाने आ गए। थाने आने से पहले राज ने उन लोगों को सख्त हिदायत दी कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप लोगों में से कोई भी इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और हमारा एक कर्मचारी हरि सिंह यहाँ की निगरानी में तैनात रहेगा। राज थाने में विजय से कहता है कि तुमने वहाँ क्या नोटिस किया कि उनमें से कोई कातिल हो सकता है। विजय ने कहा कि मुझे लगता है कि वो सभी हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और कातिल इन चारों में से कोई भी हो सकता है। राज ने कहा कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, तब देखते हैं आगे क्या होता है। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसे पढ़ते हुए राज बोला कि विजय, इसमें तो लिखा है कि राज बाबू की मौत नींद की गोलियां ज्यादा सेवन करने से हुई हैं और उन्होंने लगभग 10 गोलियों का सेवन किया है या किसी ने उनके खाने में ये गोलियां पीसकर मिला दी हैं और फिर उन्होंने भोजन किया और अगले दिन सुबह को उनकी मौत हो गई। विजय कहता है कि इसमें उनका नौकर श्यामू भी शामिल हो सकता है। तभी हरि सिंह का राज को फोन आया कि सर, जल्दी आइए, दानीपुर गांव में राज बाबू के नौकर श्यामू की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। राज कहता है कि तुम वहीं पर रहो, हम आधे घंटे में पहुंचते हैं घटनास्थल पर। राज अपने साथ में जीप पर विजय को लेकर निकल पड़ता है दानीपुर गांव की ओर इस केस के सिलसिले में। वहां पहुंचकर वो श्यामू की डेड बॉडी को अपने कस्टडी में लेते हैं और जांच शुरू कर देते हैं और उसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर वहां राज और विजय काफी पूछताछ करते हैं और घरों की भी तलाशी लेते हैं और वापस थाने आ जाते हैं।
उधर रात को दानीपुर गांव में हरि सिंह निगरानी कर रहा होता है तो वह देखता है कि एक 4 फीट का बौना आदमी जिसने नकाब पहन रखा है और जो कि एक छत से दूसरे छत पर कूदकर जा रहा है। चूंकि उस गांव में लोगों के घर एक दूसरे के घरों से ही लगे हुए थे, इसलिए वो बौना आदमी एक छत से दूसरे छत पर छलांग मारकर चले जा रहा था। हरि सिंह ने उसका चेहरा देखने की कोशिश करी मगर उसने मुंह पर मास्क लगा रखा था और काले कपड़े पहन रखे थे। फिर उसी रात पवन का भी कत्ल हो गया और यह मामला पेचीदा होता जा रहा था। हरि सिंह ने राज को इस बार पवन के मर्डर की सूचना दी। फिर राज और विजय दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और फिर वही दृश्य एक बार फिर रिपीट हुआ। इस बार राज और विजय ने गांव में ही रुकने का फैसला किया ताकि गुनहगार को पकड़ा जा सके और उसे उसके कर्मों की सजा दिलाई जा सके। रात को राज, विजय और हरि सिंह 3 दिशाओं में फैल गए। तभी राज ने देखा कि एक औरत जिसने नकाब पहना हुआ है और वह शाल ओढ़कर दूर खड़ी राज को देख रही थी और कह रही थी कि इंस्पेक्टर चले जाओ यहाँ से नहीं तो मारे जाओगे। राज उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन पता नहीं वो किस गली से होकर राज की नजरों से कब ओझल हो गई उसे पता ही नहीं चला। राज ने विजय और हरि सिंह को पास बुलाया और उनसे पूछा कि तुमने किसी औरत को शाल उड़ाकर और नकाब पहने हुए तुम्हारी तरफ आते देखा था क्या? विजय और हरि सिंह ने राज को कहा कि सर हमने किसी औरत को नहीं देखा जो शाल ओढ़े हुए हो और नकाब पहने हुए हो। राज कहता है कि वह औरत इसी गांव में रहती है ये तो लगभग पता चल गया लेकिन कौन है वह? फिर वो लोग राज बाबू के घर वालों से मिलते हैं और तफसील से सारे सवालात उन लोगों से करते हैं। उन्हें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता है लेकिन उन सब पर राज को शक जरूर होता है। अगले दिन राज ने विजय और हरि से कहा कि तुम दोनों राज बाबू के परिवार वालों पर कड़ी नजर रखो, मुझे इन्हीं में से कोई कातिल लगता है। फिर विजय और हरि उन पर कड़ी नजर रखते हैं। फिर एक दिन विजय ने रात के अंधेरे में देखा कि एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई है और उसने मास्क के साथ शाल भी ओढ़ रखी थी वह एक पेड़ के नीचे खड़ी है और इधर उधर देख रही है और रोने की काफी तेज सी आवाज निकाल रही है, जिससे उस गांव के सभी घरों में लोगों ने अपने घरों की लाइट बंद कर रखी है। विजय ने ये बात राज को बताई तो राज भी उधर आया लेकिन वो चुपके से वहां से चली गई। फिर राज और विजय ने उसका पीछा किया तो वह कहीं नहीं मिली। अगले दिन राज ने कुछ गांव वालों से कहा कि ये औरत राज बाबू की पत्नी सुनीता की आत्मा है क्योंकि वो कभी कभी चिल्लाकर कहती है कि मैं सुनीता हूँ और तुम सब गांव वालों को मैं खत्म कर दूंगी। राज ने कहा कि सुनीता की मौत कैसे हुई थी? तब एक गांव वाले ने बताया कि किसी ने उसको पुल से नीचे धक्का दे दिया था और नदी के पानी में डूब जाने के कारण 2 साल पहले उसकी मौत हो गई थी और उसका शव काफी दूर जाकर एक किनारे पर एक बड़े से पत्थर के पास मिला था। उसके बाद 6 महीने के बाद से हर महीने अमावस की रात को सुनीता की आत्मा गांव में आती है और कुछ न कुछ नुकसान जरूर करती है। राज कहता है कि आप लोग घबराए नहीं, हम इसे जरूर पकड़ लेंगे। फिर उसी रात राज ने देखा कि एक बौना आदमी एक छत पर चढ़कर राज की ओर लेजर लाइट से रोशनी कर रहा है। तब राज ने उसकी तरफ चिल्लाकर कहा कि कौन है वहां पर और क्यों लेजर लाइट मेरे ऊपर जला रहा है? तभी वह बौना आदमी कहता है कि मैं राज बाबू की आत्मा हूं और मैं पूरे गांव वालों से नफरत करता हूं। मैं और सुनीता की आत्मा मिलकर इन सब गांव वालों को एक दिन खत्म कर डालेंगे क्योंकि इन लोगों ने मुझे एक केस के सिलसिले में 3 साल की जेल करवाई थी और मेरी बीवी का कत्ल भी इन लोगों ने ही पुल से धक्का देकर नदी में गिराकर कर दी गई थी। इसलिए हम इनके खून के प्यासे हैं और इनको काफी परेशान करके हम इन्हें मारेंगे, तब हमें शांति मिलेगी। फिर राज उसको पकड़ने के लिए छत पर गया लेकिन तब तक वह वहां से लापता हो चुका था। राज सोच में पड़ गया कि कौन हो सकते हैं ये दोनों, पता करना पड़ेगा हमें। तब वह छत से नीचे आ जाता है और फिर से उस गली में निगरानी करने लगता है ताकि कोई सुराग हाथ लगे सके। फिर वह राज बाबू के घर आया और उसने उनके घर वालों से कहा कि आप लोगों को एक बात बतानी है कि हमने कल रात को पता लगा लिया कि कातिल कौन है। हम रात को आपके यहाँ डिनर करने आएंगे तो बताएंगे। तब राज और विजय चले गए। इधर घर में फुसफुसाहट चालू हो गई कि कौन हो सकता है कातिल। रात के 8 बजे डिनर के बाद राज ने बताया कि कातिल एक नहीं 2 हैं और वो पति पत्नी है तथा पति की हाइट 4-5 फुट के बीच है, मतलब कि वो बौना आदमी है, यानी वो है और कोई नहीं राज बाबू की गोद ली हुई बेटी नीता और उसका पति नयन। इन्होंने उनका हक न मिलने के कारण ये सब किया। तभी हरि सिंह उन दोनों को सबके सामने पेश करते हैं तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हो सकते हैं कातिल। फिर वो अपना जुर्म कबूल करते हैं। राज और विजय उन्हें थाने ले आते हैं और कहते हैं कि सारी बात बताओ। तब नयन कहता है कि
राजबाबू के घरवालों ने हमेशा नीता के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने नीता को गोद लिया था और फिर उसे घर ले आए थे। जब नीता बड़ी हुई तो उससे सारा घर का काम करवाते थे और उनके घरवाले नीता को मारते पीटते भी थे, उसे ठीक से खाना भी नहीं देते थे। राजबाबू की तबीयत खराब होने लगी थी और वो एक वसीयत बनवाने लगे जिसमें वो नीता को भी संपत्ति का एक हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन घरवालों ने विरोध जताकर नीता को कुछ भी वसीयत में हासिल नहीं होने दिया और उसे मारपीट कर घर से भगा दिया। फिर एक दिन नीता मेरे फूड स्टॉल पर आई और कहने लगी कि आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं सब कुछ बना सकती हूँ। फिर मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे अपने साथ रख लिया। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे काफी घुल मिल गए और हमने एक दिन शादी कर ली। तब नीता ने ये सारी बात मुझे बताई। फिर एक दिन पुलिस आई और नीता और मुझे पकड़कर ले गई और आरोप था कि नीता ने अपने किसी साथी के साथ मिलकर हमारे घर से गहने चोरी कर लिए हैं और वह पैसे भी चुराकर भागी हैं। और गांव वालों ने भी हमारे खिलाफ गवाही दी थी। तब पुलिस ने हमें पकड़ लिया और जेल में बंद कर लिया और हमारा सारा धंधा चौपट हो गया। तब हमने फैसला लिया कि हम इन सब से बदला लेंगे और इन सबको तुड़पाकर मारेंगे। फिर हमने ये वेश बदलकर गांव वालों को डराना शुरू किया। फिर एक दिन हमने राजबाबू के घर के बाहर खाट पर रखे एक शरबत के गिलास में 12 नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन वो शरबत राजबाबू ने पी लिया और उनकी मौत हो गई। जबकि हम उनको नहीं मारना चाहते थे, हम उनके घर वालों को मारना चाहते थे। फिर एक दिन हम शंभू और पवन के सामने भूत के गेटअप में आ गए थे तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई और गांव वालों ने हंगामा कर दिया कि उनका कत्ल हो गया है और वो आत्मा कर रही है। फिर हम गांव वालों को भी डराने लगे। तब राज ने कहा कि तुम लोगों ने अपना हक पाने के लिए रास्ता गलत चुना था, अब तुम लोग जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहोगे। मोहनपुर मोहल्ले के बाजार के आसपास के इलाके में एक महीने में एक मर्डर हो जाना आम बात थी। वहां रात को 8 बजे तक लगभग सारी दुकानें बंद हो जाया करती थीं। सड़क पर कोई भी आदमी उसके बाद नहीं दिखता था और बाहर से भी कोई इस जगह आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन सबसे अचरज की बात है कि ये सब हो जाने के बाद भी वहां एक कॉलेज, एक होटल, एक बैंक और एक पोस्ट ऑफिस भी इसी मोहल्ले में थे। इस मोहल्ले में पुलिस की छापामारी होना आम बात थी, लेकिन इस मोहल्ले में हत्याओं का सिलसिला नहीं रुक रहा था। एक जासूस राघव ने वहां जाकर इन हत्याओं के पीछे का कारण और कातिल की खोज करने की कोशिश करी तो उसका भी कत्ल हो गया। जासूस राघव एक पत्रकार भी था। वह उस मोहल्ले के आनंद होटल में एक हफ्ते का एडवांस पेमेंट देकर रुका था। उसने इस रहस्य की काफी खोजबीन शुरू की, लेकिन वो शायद कुछ समझा था कि तब तक एक रात उसकी हत्या करके मोहल्ले के बीचों बीच उसकी लाश को फेंक दिया जाता है, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत फैल जाती है। इन सब हत्याओं के कातिल का पता लगाने का जिम्मा इंस्पेक्टर राज को सौंपा गया। राज ने विजय से कहा कि कल हमें मोहनपुर निकलना है और हम सिविल वर्दी में जाएंगे ताकि हमें कोई पहचान ना सके। विजय कहता है कि ओके सर, मैं कल आपके साथ मोहनपुर जाने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले दिन दोनों मोहनपुर के लिए एक टैक्सी से निकल गए। काफी सफर करने के बाद वो मोहनपुर में पहुंच गए। फिर उन्होंने वहां के एकमात्र होटल आनंद में एक कमरा बुक किया 1 हफ्ते के लिए और एडवांस पेमेंट होटल के मालिक सोहन को कर दी। उस होटल में न्यूनतम दर पर खाने और रहने की व्यवस्था थी और इसके अलावा सोहन ने 4 कमरे किराए पर दे रखे थे, जिसमें एक कमरे में बैंक मैनेजर भोलानाथ जी, एक कमरे में पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर सरल कुमार जी, एक कमरे में कॉलेज के प्रिंसिपल सुधाकर बाबू और एक कमरे में कॉलेज के लिपिक वीरेंद्र सिंह रहते थे। वे चारों शाम को अपने काम से लौटते तो उसके बाद वो अपनी महफिल कभी किसी के कमरे में तो कभी किसी के कमरे में जमा लेते थे। वो लोग रोज ताश खेलते, कभी शायरी, कभी चुटकुले, कभी गानों का दौर चलता। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। आनंद होटल में 2 और स्टाफ था। एक का नाम था हरिया और दूसरे का नाम था मनीष। ये दोनों उस होटल में खाना बनाने से लेकर साफ सफाई का और किराएदारों एवं यात्रियों की खातिरदारी भी किया करते थे। राज और विजय ने भी उस होटल में कमरे का मुआयना किया और अपना सामान रख लिया और काउंटर पर उन्होंने बताया कि वो यहाँ सर्वे करने आए हैं और 1 हफ्ते रहेंगे। फिर रात को खाने पर सारे कर्मचारियों और राज तथा विजय का आपस में परिचय कराया गया। सबने अपने अपने विभागों की भी चर्चा की और एक दूसरे से अपनी परेशानी भी शेयर करी। फिर सब सोने को चले गए। रात को जब सब सो रहे थे तभी ऊपर छत पर किसी के कूदने की लगातार आवाज आ रही थी। राज ने विजय से कहा कि ये कूदने की आवाज सुन रहे हो तुम? तब विजय ने कहा कि हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ, कौन होगा इतनी रात को, सर चलकर देखते हैं। फिर दोनों छत की तरफ जाते हैं। वहां वो पूरी छत का मुआयना करते हैं तो उन्हें वहां तो कोई नहीं मिलता और वो वापस कमरे में आते हैं। फिर जैसे ही उन्हें थोड़ी देर में नींद आती है तभी किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है और फिर राज और विजय की नींद टूट जाती है।
विजय ने कहा कि सर ये जो गुर्राने की आवाज आ रही है ऐसी बाघ की आवाज होती है। राज कहता है कि तुम सही कह रहे हो लेकिन ये बाघ कहाँ से आ गया इस मोहल्ले में ये सोचने का विषय है। सुबह उठकर वो दोनों इस विषय पर सोहन से बात करते हैं तो वो कहता है कि आप दोनों यहाँ रात को 8 बजे के बाद होटल से बाहर मत जाना आपकी जान को खतरा हो सकता है। फिर वो दिन भर मोहनपुर मोहल्ले और उसके आसपास घूम कर आए। तब राज ने कहा कि विजय तुमने देखा ना कि इस मोहल्ले में बहुत गलियां हैं जिससे किसी भी अपराधी को भागने में आसानी हो जाती है। विजय ने कहा कि सर आप सही कह रहे हैं यहाँ काफी गलियां हैं जिनसे अपराधी आसानी से भाग सकते हैं अपराध को अंजाम देने के बाद। तब राज कहता है कि चलो होटल चलते हैं वहां सोहन से बात करते हैं और पता करते हैं कि आखिर उसको क्या पता है इन चीजों के बारे में। फिर वो लोग होटल पहुंच जाते हैं और फिर होटल में चाय की चुस्कियां लेते हुए राज सोहन से कहता है कि सोहन बाबू एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन हत्याओं के पीछे कौन हो सकता है। तब सोहन कहता है कि ये सिलसिला पिछले साल से शुरू हुआ था जिसमें आज तक लगभग 1 साल हो गया और 12 हत्याएं हो चुकी हैं लेकिन पुलिस आज तक किसी भी कातिल को नहीं पकड़ पाई है। यह इलाका दिन के लिए तो सेफ है लेकिन रात को बाहर निकलना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। यहाँ सिर्फ अपराधी ही नहीं बाघ और आत्मा का भी खतरा रात को बराबर बना रहता है। इसलिए मैंने अपने सारे किराएदारों और यात्रियों से यही अनुरोध रहता है कि आप लोग 8 बजे के बाद होटल से बाहर ना निकले और अगर आप बाहर निकलते हैं और आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी ही होगी। रात के 10 बजे करीब उन्हें गलियारे से किसी के चलने, चूड़ियों के खनकने की और उसके रोने की आवाज आती है। ये सब एक भूतिया फिल्म के सीन की तरह घटित हो रहा था। वो दोनों दरवाजा खोलकर उसका पीछा करते हैं और फिर राज और विजय गलियारे में तेजी से चलकर इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता है। फिर विजय कहता है कि सर कौन हो सकता है जो बार बार हमारा माइंड डाइवर्ट करने और हमें डराने का काम कर रहा है। तब इंस्पेक्टर राज कहता है कि विजय हो ना हो ये काम उस कातिल का ही है वो हमें यहाँ से भागने पर मजबूर करना चाहता है। तभी उनकी खिड़की पर एक काली बिल्ली आती है और उनको अपनी कर्कश आवाज से डराने की कोशिश करती है। दूर से 2 कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही होती है। तभी राज कहता है कि विजय हमारे पुराने लोग कहते थे कि जब कुत्तों के रोने और काली बिल्ली के आक्रामक होकर कर्कश आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कुछ अनहोनी होने वाली है। फिर रात को राज, विजय और सोहन होटल मालिक तीनों राजनीति और देश के हाल पर चर्चा कर रहे थे। तब सोहन बाबू कहते हैं कि जरा मेरा ध्यान करने का समय हो गया है बस 15 मिनट लगेंगे तब तक आप लोग ये अखबार और मैगजीन पढ़ लीजिए। तब राज और विजय मैगजीन पढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है बचाओ ये मुझे मार डालेगा और फिर माहौल शांत हो जाता है। तभी राज और विजय दौड़कर बाहर जाते हैं लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आता है कि ये आवाज कहाँ से आई। फिर वो होटल में ऊपर 2 मंजिले में गए तो उनके होश उड़ गए। वहां कॉलेज के प्रिंसिपल सुधाकर बाबू का चाकू मारकर किसी ने कत्ल कर दिया था और उनकी लाश कमरे में नीचे जमीन पर खून से लथपथ अवस्था में पड़ी थी। तभी सोहन बाबू भी ध्यान करके वापस आ गए थे। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए और उन्होंने कहा कि कोई पुलिस को बुलाओ रे ये क्या हो गया इतने सालों में जो न हुआ वो अब जाके हुआ अब मैं सुधाकर बाबू के घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी विजय कहता है कि हम लोग पुलिस वाले ही हैं और हम इन हत्याओं की तफ्तीश करने ही तो यहाँ मोहनपुर आए हैं लेकिन यहाँ तो एक और कत्ल हो गया परंतु आप लोग घबराए नहीं हम 2 दिन में कातिल को पकड़ लेंगे। तभी सोहन कहता है कि हे परमात्मा क्या कलयुग आ गया है जो कि पुलिस के रहते हुए और उनके आसपास कत्ल हो जा रहे हैं तो फिर आम आदमी जाए तो कहाँ जाए हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। तब राज और विजय होटल मालिक सोहन को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं हम आपकी आज से पूरी तरह से सिक्योरिटी करेंगे। आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिएगा और कोई भी आपको यहाँ संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो फौरन हमें सूचना दीजिएगा। चलिए अब आप लोग घटनास्थल से हटिए यहाँ पर हमने तफसीस करनी है। फिर वो सारी तफसीस करते हैं और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस से भिजवाने का काम करते हैं और उसके बाद आसपास के लोगों से जानकारी लेते हैं कि उनमें से किसी ने कातिल को भागते हुए देखा हो तो हमें बताएं। फिर रात को खाने के बाद राज अपनी डायरी में कभी कुछ नोट करता तो कभी वो कमरे में इधर से उधर टहलने लगता और वो काफी चिंतित भी हो रहा था क्योंकि कातिल उनके लिए कोई सुराग नहीं छोड़ रहा था। तभी रात के करीब 11 बजे उसने बाहर खिड़की से देखा तो एक आदमी जो कि तेजी से बगल के एक खंडहरनुमा मकान में घुसता है और उसने काला कंबल ओढ़ रखा है। चूंकि रात के अंधेरे में राज को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया और वो चुपके से होटल का गेट खोलकर उस खंडहर नुमा मकान में घुस जाता है।
काफी छानबीन करने के बाद वो जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक व्यक्ति ने उस खंडहर के नीचे एक गुप्त रास्ता बना रखा है और उसमें एक तहखाने में उसने 2 लोगों को काम पर रखा हुआ है और इन लोगों ने तहखाने में एक अवैध नकली दवाएं बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है जिससे ये काफी मुनाफा कमा रहे थे। फिर राज ने उस तहखाने और उन लोगों का वीडियो बनाना शुरू किया तो क्या देखता है इनमें जो कंबल वाला आदमी था वो और कोई नहीं सोहन होटल मालिक था, यानी जो आज तक मोहनपुर में 12 कत्ल हुए वो इसी सोहन ने किए हैं। तभी उसने विजय और होटल के नौकर और किराएदारों को बुला लिया और सबने रंगे हाथों उन तीनों को पकड़ लिया। उसके बाद तीनों को राज और विजय अपने थाने ले आए। फिर उनकी वहां उन्होंने अच्छे से 3rd डिग्री की खातिरदारी की। तब उससे सोहन पूरी तरह से टूट गया और उसने राज और विजय के सामने सारा सच उगल दिया। सोहन ने बताया कि हम तीनों ने एक जगह ये नकली दवाएं बनाने का काम सीखा था और फिर हमने ये काम शुरू किया और कुछ ही दिन में हम मालामाल हो गए। ये दीवारें हम एक व्यक्ति के हाथ से शहर भिजवाते थे लेकिन बाद में वो हमें ही ब्लैकमेल करने लगा। तब मैंने एक धारदार चाकू से उसकी हत्या कर दी। फिर तो सिलसिला ही कत्ल का शुरू हो गया था और जिस व्यक्ति को हमारे धंधे के बारे में जरा भी शक होता मैं उसका कत्ल धारदार चाकू से कर देता था। और एक रात मुझे कॉलेज के प्रिंसिपल सुधाकर बाबू ने मुझे देख लिया था उस खंडहर में जाते हुए और अगले दिन उन्होंने मुझसे पूछा था कि सोहन बाबू, मैंने कल रात आपको अपनी खिड़की से उस खंडहर में जाते देख लिया था, आप वहां रात के करीब 11 बजे क्या करने गए थे? तब मैंने उनकी बातों का मजाक बनाकर कहा कि वो मैं नहीं था, कोई और रहा होगा। फिर उन्होंने कहा कि आपसे मैं रात में बात करूंगा। तब मैंने उस रात जब आपको कहा कि मैं ध्यान लगाने जा रहा हूं उसी समय मैंने चुपके से होटल के पीछे लगे पाइप से ऊपर चढ़कर सुधाकर बाबू के कमरे में खुली हुई खिड़की से अंदर घुसकर उनका कत्ल धारदार चाकू से कर दिया और पीछे खिड़की से सटे हुए पाइप के सहारे नीचे आ गया। जब तक आप लोग ऊपर उनके कमरे में पहुंचे तब 5 मिनट के बाद मैं भी आपके पीछे उनके कमरे में आ गया। बाकी फिर आपको पता है आगे। तब राज कहता है, तुम्हें तो फांसी ही होगी और इन लोगों को सजा होगी। विजय, बंद कर दो इन लोगों को, लॉक अप, क्लोज लॉक में। और फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।